तो कहानी की शुरुआत में हम एक गेम के अंदर का सीन देखते हैं जहां पर दो अनजान प्लेयर अकेले 200 टीमों को एक साथ हरा देते हैं और पूरी दुनिया उन्हें ब्लैंक के नाम से जानती है क्योंकि उन दोनों प्लेयर की आईडी पूरी तरह से खाली थी। तभी हम उन दोनों प्लेयर को देखते हैं जो असल में भाई बहन थे, लेकिन कम एज होने के बावजूद भी वो दोनों सभी प्रकार के गेम में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे क्योंकि उन दोनों को गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तभी उन दोनों को किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जो ये जानता था कि ब्लैंक एक भाई बहन की जोड़ी है, जो देखकर सीरो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इस सच्चाई को हर जगह से छुपा कर रखा था। जिसके बाद वो आदमी सीरो और सोरा को एक चेस मैच के लिए चैलेंज करता है जिस पर वो दोनों मान जाते हैं और बहुत देर बाद वो दोनों किसी तरह उस आदमी से वो मैच जीत जाते हैं। तभी वो आदमी सीरो और सूरा को एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स गेम खेलते हैं और जीतने पर वो मनचाही चीज़ मांग सकते हैं। जिस पर सीरो और सोरा उस जगह पर जाने के बारे में सोचने लगते हैं, जो देखकर वो आदमी वहां के मॉनिटर से बाहर आ जाता है और सीरो और सोरा को एक अलग दुनिया में खींच लेता है जहां पर वो दोनों बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरने लग जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी अपने आप को सीरो और सोरा से इंट्रोड्यूस कराता है और उस आदमी का नाम टेड था, जो कि उस दुनिया का एक गॉड था। और साथ ही वो आदमी उन दोनों को उसकी दुनिया का रूल समझाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ का फैसला गेम खेलकर होता है और वो लोग इस दुनिया में चोरी, मर्डर और वॉर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लोग किसी भी लड़ाई को गेम खेलकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीरो का ध्यान तो बस नीचे गिरने पर होता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो आदमी सीरो और सोरा को उनकी इस गेम की लाइफ को एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हमें उस दुनिया के हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कई सालों पहले एक सच्चे देवता के चुनाव के लिए देवताओं के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई जिससे दुनिया लगभग पूरी तरह से तबाही हो गई थी। लेकिन उस जंग के बावजूद भी वो लोग किसी सच्चे देवता को चुनने में नाकामयाब रहे, जिसके आखिरी में उन्हें एक सच्चे देवता के तौर पर टेड को चुनना पड़ा, जो कि खेलों का देवता था और उसने उस लड़ाई में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। जिसके बाद टेड ने दुनिया के कई नियमों को बदल दिया और उस दुनिया को एक गेम वर्ल्ड बना दिया। इसी दौरान हम सीरो और सोरा को देखते हैं जहां पर उन दोनों ने कुछ लुटेरों को एक गेम में हरा दिया था और वो दोनों उन लुटेरों का सारा सामान लेकर वहां से चले जाते हैं और एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स थे। तभी सीरो देखता है कि उसकी सिस्टर को भूख लगी है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। जिस पर सीरो वहां मौजूद एक लड़की को एक गेम के लिए चैलेंज करता है और उस लड़की को उसके पूरे पैसे दांव पर लगाने को कहता है, जिस पर वो लड़की मना कर देती है क्योंकि सीरो के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था। जिस पर सीरो खुद को और अपनी बहन को दांव पर लगा देता है, जो देखकर वो लड़की थोड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो सीरो को एक बच्चा समझ रही थी। जिसके बाद उनका मैच शुरू होता है और वो दोनों अपने अपने पत्ते बांटने लगते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि वो लड़की और सीरो दोनों उस गेम में चीटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्ड शो करती है और उसे लग रहा था कि वो मैच जीत गई, लेकिन तभी सीरो अपने कार्ड शो करता है और सीरो के कार्ड बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के थे, जो देखकर उस लड़की का मुंह सूख जाता है और सीरो उस लड़की के सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी सीरो की नज़र दो लड़कियों पर जाती है जो गेम खेल रही थी और सीरो देखता है कि एक लड़की उस गेम में चीटिंग कर रही है, इसलिए वो दूसरी लड़की को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है और रेंट पर एक रूम लेता है। जिसके बाद सीरो अपने रूम में सोचने लग जाता है कि उसे इस दुनिया में रहना चाहिए या फिर अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता ढूंढना चाहिए, और बहुत सोचने के बाद वो उसी दुनिया में रहने का फैसला करता है। तभी सीरो के पास वो लड़की आती है जिसे सीरो ने बताया था कि उसकी ओपोनेंट चीटिंग कर रही है और वो वहाँ पर सीरो को डांट रही होती है क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया था कि वो दूसरी लड़की कैसे चीटिंग कर रही थी। जो सुनकर सीरो और उसकी बहन को लगता है कि ये लड़की बेवजह उन्हें सुना रही है, जबकि उसमें सारी गलती उस लड़की की थी क्योंकि वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है। इसलिए सीरो उस लड़की की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि वो अपने बेअकल दादा की बेवकूफ़ पोती है। जो सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो सीरो से कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनेगी। लेकिन सीरो को उस लड़की की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से उस लड़की के ग्रैंडफादर को बेअकल कह देता है, जिस पर वो लड़की सीरो को मारने वाली होती है। लेकिन तभी सीरो उस लड़की को उसके साथ एक गेम खेलने को कहता है, जिसमें सीरो उस लड़की को उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने को कहता है और उस
उस लड़की को चैलेंज करता है कि वो उस जैसी बेवकूफ़ लड़की को सिर्फ पेपर का इस्तेमाल करके हरा सकता है। जो सुनकर उस लड़की की जल जाती है और वो सीरो के साथ वो मैच खेलने को तैयार हो जाती है और सीरो को उनके दाव के बारे में बताने को कहती है, जिस पर सीरो कहता है कि अगर वो पेपर का इस्तेमाल करके उसे हरा देगा तो उस लड़की को उसका गुलाम बनना होगा, और अगर सीरो गलती से रॉक या सीजर से वो मैच जीत गया तब उस लड़की को उसकी सिर्फ एक बात माननी पड़ेगी, और अगर वो लड़की वो मैच जीत गई तो सीरो और उसकी सिस्टर उस लड़की को पूरी लाइफ सर्व करेंगे। जो सुनकर उस लड़की को लगता है कि सीरो जरूर ये मैच जीतने के लिए पेपर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने उस लड़की से कहा था कि वो उस जैसी नौसिखिया को बस पेपर का इस्तेमाल करके हरा सकता है। इसलिए वो लड़की उस गेम में पेपर को काटने के लिए सीजर को चुनती है, लेकिन सीरो पेपर की जगह रॉक को चुनता है, जिससे वो लड़की हार जाती है, क्योंकि सीरो कभी उस लड़की को अपना गुलाम बनाना ही नहीं चाहता था। वो तो बस उस लड़की से एक काम करवाना चाहता था। जिसके बाद सीरो उस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। जो सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसे सीरो की गर्लफ्रेंड बनना पड़ता है। जिसके बाद सीरो की सिस्टर सीरो से उसकी वर्जिनिटी लूज करने को कहती है। जो सुनकर सीरो और वो लड़की शर्मा जाते हैं। तभी सोरा सीरो को सेथ के ऊपर धक्का दे देती है, जिससे सीरो सेथ के ऊपर गिर जाता है और उससे मजे लेने लगता है, और इसी बीच सीरो की सिस्टर उनकी फोटो ले रही होती है। जो देखकर सेथ को गुस्सा आ जाता है और वो सीरो को दूर फेंक देती है। जिसके बाद सेथ सोरा को नहलाने ले जाती है और सीरो वॉशरूम के साइड में बैठा होता है, जिस पर सेथ सीरो से वहां से जाने को कहती है, जिस पर सीरो कहता है कि वो अपनी बहन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पर बैठा है। जो सुनकर सेथ सोचती है कि ये दोनों भाई बहन कितने अजीब हैं। तभी सीरो का मन सेथ को नंगा देखने को करता है और वो अपने मोबाइल का वीडियो ऑन करके सेथ की तरफ फेंकता है और सेथ से कहता है कि उसका फ़ोन गलती से उसके हाथ से फिसल गया, इसलिए वो सेथ से वो फ़ोन वापस उसकी तरफ फेंकने को कहता है। जिस पर सेथ सीरो को वो फोन देने वाली होती है, लेकिन तभी सोरा सीरो का प्लान समझ जाती है और वो वीडियो डिलीट कर देती है। जिसके बाद सीरो सेथ से इस दुनिया के बारे में पूछता है, जिस पर सेथ सीरो को बताती है कि इस दुनिया में कई प्रजातियां रहती हैं और उनमें से सबसे कमजोर प्रजाति सेथ की ही होती है, क्योंकि वो ना तो मैजिक कर सकते थे और ना तो वो दिमाग से तेज थे, जिस वजह से वो कोई भी गेम नहीं जीत पाते। और साथ ही सेथ सीरो को बताती है कि बहुत पहले उसके ग्रैंडफादर के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत जमीन हार गए और उनकी मौत के बाद सेथ इस कंट्री की क्वीन बनने वाली थी, लेकिन कल वो कुरुमी से क्वीन बनने वाली गेम भी हार गई, इसलिए वो अब क्वीन नहीं बन सकती थी। जिस पर सीरो सेथ की मदद करने की सोचता है, क्योंकि कुरुमी ने सेथ को चीटिंग करके हराया था। जिसके बाद सीरो सोरा को लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है और उस दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है, और सोरा कुछ घंटों में ही उस दुनिया के बारे में सब कुछ जान लेती है, जो देखकर सेथ बहुत हैरान होती है। जिसके बाद वो सभी कुरुमी से मिलते हैं, जहां पर कुरुमी सेथ की क्वीन वाली ड्रेस को नीचे गिराकर उसकी इंसल्ट कर देती है। जिस पर सीरो सेथ की ड्रेस को उठाता है और कुरुमी से कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया और वो कल उसे सबक सिखाएगा। जो सुनकर कुरुमी को लगता है कि सीरो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है, इसलिए वो सीरो को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जिसके अगले दिन कुरुमी की ताजपोशी होने वाली होती है और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर कोई कुरुमी को उस कंट्री के थ्रोन के लिए चैलेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान कुरुमी को चैलेंज नहीं करता और कुरुमी की ताजपोशी होने वाली होती है। लेकिन तभी सीरो उन सभी को रोकता है और कुरुमी को उसके साथ एक गेम खेलने को कहता है, लेकिन कुरुमी सीरो के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसका ओपोनेंट बनने के लायक नहीं था। तभी सीरो वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है कि कुरुमी ने अपने सारे मैचेस चीटिंग करके जीते हैं, क्योंकि उसकी एक एल्फ साथी थी जो कुरुमी के कार्ड्स को मैजिक से बदल देती थी, और वो प्रूफ के तौर पर वहां मौजूद उस एल्फ का मुखौटा हटवा देता है, और उस एल्फ को वहां देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सीरो ठीक कह रहा है। जिस पर कुरुमी उस एल्फ को अपना साथी मानने से मना कर देती है और सभी लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि उसने किसी भी गेम में चीटिंग नहीं की है, सीरो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम सीरो को देखते हैं जो अपने गेम के प्लान के बारे में सोच रहा होता है, और दूसरी तरफ कुरुमी भी उस एल्फ के साथ वो गेम जीतने के लिए नया प्लान बना रही होती है। जिसके बाद वो सभी गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर कुरुमी सीरो को एक चेस गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है। लेकिन उस चेस की एक खास बात होती है कि उस चेस के प्लेयर्स के पास अपनी फीलिंग्स होती है, जो देखकर सीरो कुरुमी से कहता है कि इस गेम को सीरो अपनी बहन के साथ मिलकर खेलेगा, क्योंकि वो और उसकी सिस्टर सभी गेम साथ में खेलते हैं। जो सुनकर कुरुमी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सीरो अपनी बहन के साथ मिलकर भी उसे नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसने अपने चेस के प्लेयर्स पर कोई मैजिक यूज किया था। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है
और सोरा अपने एक प्यादे को आगे बढ़ने को कहती है, जिस पर सोरा का प्यादा आगे बढ़ता है। तभी कुरुमी भी अपने प्यादे को आगे बढ़ने को कहती है, जिस पर कुरुमी का प्यादा 3 कदम आगे बढ़ जाता है, जो कि चेस के रूल्स के खिलाफ था। जिस पर कुरुमी कहती है कि इस चेस के सिपाहियों में अपनी फीलिंग्स है, इसलिए वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ते हैं, जो देखकर सीरो बहुत हैरान होता है। जिसके बाद उनका गेम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी सोरा अपने एक सिपाही को जानबूझकर मरवाने के लिए आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन वो सिपाही आगे नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि उस सिपाही की फटी पड़ी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आगे जाएगा तो मारा जाएगा। जो देखकर सोरा घबरा जाती है और गलत चाल चल देती है, जिस वजह से सोरा का एक सिपाही मारा जाता है। और धीरे धीरे कुरुमी सोरा के सभी सिपाहियों को मारने लग जाती है, जिससे सोरा के सिपाहियों में डर का माहौल बन जाता है, जो देखकर सोरा रोने लग जाती है। जिस पर सीरो खुद उस मैच को संभालने बीच में आता है और अपने सिपाहियों को एक बहुत लंबा भाषण देता है और उनका हौसला बढ़ाता है, जिससे सीरो के सिपाहियों को बाहुबली मूवी का वो सीन याद आ जाता है और वो जोश से भर जाते हैं और उड़ उड़ के कुरुमी के सभी सिपाहियों को मारने लग जाते हैं। जिस पर कुरुमी सीरो से कहती है कि तुम्हारे सिपाही मेरी चाल काट रहे हैं, जिस पर सीरो कुरुमी से कहता है कि इन सिपाहियों की अपनी मर्जी है, इसलिए वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और धीरे धीरे सीरो के सिपाही कुरुमी के सिपाहियों की हालत खस्ती कर देते हैं, जिस पर कुरुमी अपना हुक्म का इक्का क्वीन को मैदान में उतारती है और क्वीन की खूबसूरती देखकर धीरे धीरे सीरो के सभी सिपाही उस क्वीन की साइड हो जाते हैं, जो देखकर सीरो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी कुरुमी की क्वीन सीरो के किंग को मारने वाली होती है, जिस पर सीरो खुद उस क्वीन के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारा किंग कितना बड़ा हरामी है, जो खुद पीछे रहकर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लेडी को लड़ाई करने दे रहा है, और अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो मैं तुम्हें फूलों से भरे बेड पर सुला कर रखता और तुम्हें बहुत प्यार देता। जो सुनकर उस क्वीन को सीरो से प्यार हो जाता है और वो सीरो की साइड हो जाती है, जो देखकर कुरुमी अपने नाइट से क्वीन को मार देने को कहती है। जिस पर वो नाइट क्वीन को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन वो आधे रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि वो भी क्वीन से प्यार करता था। जिसके बाद सीरो कुरुमी के बाकी सिपाहियों को उसके खिलाफ भड़काने लगता है और कुरुमी के सिपाहियों से कहता है कि देखो तुम्हारा राजा कितना जालिम है, जो तुम्हें अपने ही क्वीन को मारने को कह रहा है और अपने ही साथियों पर हमला करने को कह रहा है। जो सुनकर कुरुमी के सिपाहियों को कुरुमी पर बहुत गुस्सा आता है और उन सभी में कुरुमी से बदला लेने के लिए आग जल जाती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर कुरुमी के राजा को मार देते हैं, जिससे सीरो वो लड़ाई जीत जाता है। जिसके बाद सोरा को राजा बनाया जाने वाला होता है, लेकिन तभी सीरो कहता है कि वो और सोरा एक ही टीम है, इसलिए वो दोनों ही राजा बनेंगे। जिस पर उन दोनों को ही राजा बना दिया जाता है। जिसके बाद सीरो और सोरा अपने राजा की पोजीशन की शपथ लेने के लिए पूरी जनता को बुलाते हैं और वहाँ पर सीरो अपनी जनता को एक बहुत लंबी स्पीच देता है और उनसे कहता है कि अभी हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि दूसरी जातियों ने हमें कई बार हराया है और हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हम इंसान किसी से कमज़ोर नहीं हैं। इसलिए सीरो बाकी जातियों के खिलाफ वॉर छेड़ने का फैसला करता है, जिससे वो अपनी सारी ज़मीन वापस हासिल कर सके। जो सुनकर सीरो की पूरी जनता जोश से भर जाती है। जिसके बाद सीरो से कहती है कि अगर उसने दूसरी जातियों से पंगा लिया तो वो लोग इस शहर को भी हार जाएंगे। जिस पर सीरो सैथ को इस चीज़ की फिक्र न करने को कहता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान था। जिसके बाद सीरो अपने रूम में होता है, तभी वहाँ पर वही गॉड आता है, जो सीरो की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि सीरो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद टेड सीरो से कहता है कि वो भी इस दुनिया का गॉड बन सकता है, लेकिन गॉड को चैलेंज करने के लिए सीरो को सबसे पहले सभी 16 जातियों के लीडर को हराना होगा। जो सुनकर सीरो टेड से कहता है कि एक दिन वो उसे चैलेंज जरूर करेगा और उसे हराकर खुद इस दुनिया का गॉड बनेगा। जो सुनकर टेड भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो खुद उन दोनों से अपनी पिछली चेस की हार का बदला लेना चाहता था। जिसके बाद टेड वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।